गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अभी तक लौह इस्पात उद्योग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने स्टार्टिंग ये किया कि आधारभूत उद्योग है, उसके बाद इसकी विभिन्न इकाइयों के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। इन इकाइयों में हमने पढ़ा था राउरकेला इस्पात उद्योग इकाई कहाँ स्थित है, किस प्रकार उसका उत्पादन होता है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन टिस्को, फिर इसको भारत आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, उसके बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा फिर भिलाई, बोकारो, इन सब कारखानों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम लोग लौह इस्पात उद्योग की इकाइयों के आगे वाले बिंदु पे अध्ययन करेंगे, जिसमें है विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना। इन कारखानों के बारे में हम जो मेन पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना है, भारत का पहला इस्पात संयंत्र है जो कहाँ बना हुआ है, बंदरगाह पर स्थित है। विशाखापट्टनम कारखाना इस्पात संयंत्र पहला कारखाना है जो बंदरगाह यानी पोर्ट पे स्थित है। और फिर जब इसकी बात आती है स्थिति के बाद में कच्चा माल, इसको जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि हमने अध्ययन किया था किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल उसको अगर आसपास के एरिया से मिल रहा है तो उस इंडस्ट्री का जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट लिमिट में आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। और अगर डिस्टेंस से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं और फिर हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, फिर वहाँ से अगर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर मार्केट तक पहुँचा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, वो कितने नज़दीक से मिल रहा है। इसमें हमने ये देखा जो लौह इस्पात है, कच्चा माल, यहाँ कच्चे माल के अंदर हम देखें लौह इस्पात इसको बेलाडीला खानों से मिलता है। यानी विशाखापट्टनम के पास में जो बेलाडीला की खाने हैं वहाँ से इसको लौह इस्पात मिल जाता है। और कोयला इसको दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। दामोदर घाटी के निकटवर्ती जो एरिया है वहाँ से इसको कोयला मिल जाता है। यानी जो मेन दो पॉइंट्स हैं कि लौह इस्पात बेलाडीला खानों से, कोयला दामोदर घाटी से मिल जाता है। साथ ही इसके अलावा जो मैग्नीज, डोलोमाइट और चूने का पत्थर, ये जो तीनों रॉ मटेरियल है, मैग्नीज, डोलोमाइट और चूने का पत्थर, ये इसे मिलता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की खानों से। यानी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा स्टेट है, वहाँ की खानों से इसको ये दोनों चीजें मिल जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ की जो प्रोडक्शन क्षमता, उत्पादन क्षमता अगर बात करें 2008-9 में इस संयंत्र से 29.4 लाख टन प्रोडक्शन हो रहा था। और धीरे धीरे ये प्रोडक्शन 2019-20 में अगर हम देखें तो ये लगभग 35 से 40 के आसपास पहुँच चुका है। और सभी जितने भी हमारी जो इंडस्ट्री है, उन सभी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट और जो निजी क्षेत्र की इंडस्ट्रियाँ हैं, वो जो भी ऑनर्स है वो ये चाहते हैं ये प्रोडक्शन क्या हो, एवरी ईयर बढ़ता जाए। क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उस प्रोडक्शन के आधार पे देश की तरक्की होगी और उस इस्पात उद्योग में जो काम करने वाले मजदूर हैं, जो लोग हैं, उनके भी ग्रोथ होती है साथ में। विशाखापट्टनम के बाद में जो नेक्स्ट है वो है विजयनगर इस्पात संयंत्र। विजयनगर इस्पात संयंत्र की जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यानी जितने भी अभी तक हम जो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन इंडस्ट्री में क्या हुआ है कि वो फॉरेन से या तो उनके सहयोग से बनी हुई है या फिर वहां की जो टेक्निक्स है उस टेक्निक्स पे वर्क कर रही है। जबकि विजयनगर इस्पात संयंत्र पूर्णतः टोटली इंडियन टेक्निक्स पे काम कर रहा है। यानी यहाँ तकनीकी जो काम में ली गई है वो पूर्णतः भारत की तकनीकी काम में आई है। विजयनगर इस्पात संयंत्र ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक के जिले में, कर्नाटक के हॉस्पेट जिले में। कर्नाटक जो स्टेट है उसका हॉस्पेट जिला है, वहाँ के विजयनगर में ये पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पे बनाया गया कारखाना है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ की जो प्रोडक्शन क्षमता है, उत्पादन क्षमता कितनी है, 32 लाख टन, जो कि उच्च कोटि का इस्पात तैयार करती है। यानी 32 लाख टन, 32 लाख टन यहाँ की उत्पादन क्षमता है, जो कि हायर क्वालिटी का यहाँ पे ये लौह इस्पात तैयार करती है। और यहाँ से जो तैयार होता है उस इस्पात को इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया का इसका कुछ पार्ट भेजा जाता है। तो इस प्रकार फिर बात आती है कच्चे माल की। तो कच्चा माल यहाँ के कौन कौन सा कच्चे माल में अगर हम बात करें कि इस इंडस्ट्री के अंदर, लौह इस्पात इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या है, लोहा, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट और पर्याप्त जल की मात्रा। तो ये सब चीजें यहाँ इसके रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। और ये रॉ मटेरियल इसको कहाँ से मिल जाता है, रॉ मटेरियल की बात करें तो कच्चा माल लोहा, चूना पत्थर और डोलोमाइट, ये आदि प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। कहाँ से मिलती है, इसके निकटवर्ती एरिया का, इसका जो आसपास का जो एरिया है जहाँ ये लोकेट है कर्नाटक में, उसके निकटवर्ती एरिया से उसको ये सारी चीजें मिल जाती है, ताकि ये जो इंडस्ट्री है वो इससे ग्रोथ कर रही है। फिर उसके बाद में लौह इस्पात
इस्पात इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आखिरी इंडस्ट्री है सेलम। हमने हमारे इस पाठ्यक्रम में जो हमारा 12th का सिलेबस है, हमारे जो चैप्टर दिए गए हैं उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट 10 इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। 10 इंडस्ट्री की जो आखिरी इंडस्ट्री है सेलम, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हमने जो 10 इंडस्ट्री की देखी है, आप सभी विद्यार्थी क्या करें, लोहा इस्पात उद्योग टाइटल लिखें और फिर क्या करें, इंडिया का मैप बना के उसमें 10 लोकेशंस को दर्शा लें, ताकि वो जब आप एग्जाम में किसी भी इंडस्ट्री के बारे में प्रश्न आता है तो उसको आप आसानी से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें ये तीनों इंडस्ट्री की बात करें तो ये तीनों इंडस्ट्री, जैसे हमने ये इंडिया का मैप बनाया और इंडिया का जैसे दक्षिणी भारत का बनाया, और आप क्या कर सकते हैं, इंडिया का पूरा मैप बना सकते हैं, नहीं तो साउथ इंडिया का बना के कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है सारी यहाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ यहाँ पे है, या फिर इधर नीचे की तरफ साउथ में है। तो आप केवल ये मैप बनाएंगे तो भी हो जाता है। जैसा कि कल वाले मैप में हमने देखा दुर्गापुर, बोकारो, ये सब इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो रखी थी। और विशाखापट्टनम, तो यहाँ ये बंदरगाह के पास में स्थित है विशाखापट्टनम, यहाँ पे इसकी लोकेशन है। विजयनगर की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंतर्गत यहाँ ये विजयनगर, कर्नाटक के होस्पेट जिले के अंदर विजयनगर में ये स्थापित है। और तीसरी जो हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु यहाँ ये तट पे स्थित है, नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो ये यहाँ इस तरह से ये मैप में दिखाई दे रही है। तो आप क्या करें, मैप बनाएं और मैप में इन सारी लोह इस्पात उद्योग सारी इंडस्ट्रियों को लोकेशन दे दो और नीचे उसके नाम लिख के आप इसकी एक चार्ट फॉर्म में इसको तैयार कर सकते हैं। चार्ट फॉर्म में कैसे कि इंडस्ट्री का नाम लिखा, इंडस्ट्री कब एस्टेब्लिश हुई, और एक चार्ट बना दें, 10 इंडस्ट्रियों के नाम लिख दिया, ऊपर मैप हो गया, मैप में उसकी लोकेशन हो गई, नीचे इंडस्ट्रियों के नाम लिख दिए, फिर वहां रॉ मटेरियल कच्चे माल में लिख दो, लोहा, खानों के नाम लिख दो पास पास में, कौन सी खानों से मिलता है और उत्पादन क्षमता कितनी है और वो किसके सहयोग से हुआ। यानी 4 पॉइंट्स अगर हम सारी इंडस्ट्रियों के एक साथ लिखेंगे तो क्या कंपैरेटिव आपको याद भी आसानी से होगा, और इस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट टाइम में आप ये सारी इंडस्ट्री एक साथ तैयार कर पाएंगे। आखिरी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। आखिरी इंडस्ट्री है हमारी सेलम, सेलम इस्पात संयंत्र। सेलम इस्पात संयंत्र, सबसे पहली चीज आती है सेलम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के सेलम स्थान पर। यानी ये सेलम इस्पात संयंत्र जो बनाया गया है तमिलनाडु स्टेट के अंदर बनाया गया है, स्थापित की गई है, और वहाँ का जो प्लेस है, जिस स्थान पर स्टेब्लिश हुई है वो स्थान का नाम सेलम है। इसी आधार पर इसको सेलम इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से किस प्रकार ये तैयार किया जाता है, तो मिश्र इस्पात तैयार होता है, लोह इस्पात का कारखाना, यानी यहाँ एक तो लोह इस्पात तैयार किया जाता है, और मिश्र मतलब लोहे के साथ मैग्नीज वगैरह मिला के, टंगस्टन वगैरह मिला के, यानी उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। यानी यहाँ दोनों तरह का इस्पात तैयार किया जाता है, मिश्र इस्पात भी तैयार किया जा रहा है और लोह इस्पात भी यहाँ तैयार किया जा रहा है। फिर इसकी बात आती है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। किसी भी इंडस्ट्री की जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें रॉ मटेरियल और वहाँ का प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट बनती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बनती है उसकी लोकेशन, वो कहाँ स्थित है और उसकी जो लोकेशन है प्राइम लोकेशन है या निकटवर्ती में बंदरगाह कौन सा, ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो हम पहले इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो कच्चा माल, लोहा इस्पात, जो ये इसको लोहा एस, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सारा कहाँ से मिलता है, कर्नाटक का जो सेलम वाला एरिया है उसके निकटवर्ती जो आसपास की जो खाने हैं वहीं से ये सारा रॉ मटेरियल कलेक्ट करता है। साथ ही यहाँ जो कोयला है, कोयला कहाँ से मिलता है, कोयला इसको नवेली लिग्नाइट क्षेत्र से मिलता है। सेलम के पास ही जो नवेली लिग्नाइट वाला क्षेत्र है वहाँ से इसको कोयला मिलता है, और लोहा एस, डोलोमाइट और चूना पत्थर, ये आसपास का जो एरिया है वहां से ये लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उसको मॉडिफाई करके इस्पात, मिश्र इस्पात और लोह इस्पात यहाँ तैयार किया जाता है। फिर आती है महत्वपूर्ण बात प्रोडक्शन की। तो सेलम इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कब से प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ हो गया था 1982 से। 1982 से यह संयंत्र उत्पादन कर रहा है, और इस उत्पादन की अगर हम देखें तो वर्तमान समय में धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इसकी वार्षिक क्षमता यानी ईयरली प्रोडक्शन कितना करता है, वार्षिक क्षमता है 70 लाख टन जंग रहित, यानी 70 लाख टन जो प्रोडक्शन किया जाता है वो ऐसा लोहा है जिसपे कभी जंग नहीं लगता। जंग रहित लोहा, इसको बनाने में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और इसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। हमने जब प्रारंभ में इसके औद्योगिक विकास के बारे में बात की तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो
कुतुब मीनार के पास में लोह स्तंभ बना हुआ है, वो जंग रहित लोहा है, पूरा सर्दी गर्मी बरसात सारी ऋतुओं को झेल रहा है, लेकिन वहां पे अभी तक भी जंग नहीं लगा था। तो इसी प्रकार प्रोडक्शन में ये जंग रहित लोहा तैयार किया जाता है और 75,000 टन सिलिकॉन इस्पात तैयार किया जाता है और 30,000 टन विशेष प्रकार का इस्पात सेलम इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। ये तो हुई बात सारी इंडस्ट्री की। अब इन इंडस्ट्री के बेस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पॉलिसीज बनाई हैं। तो वहां हम इन पॉलिसी की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया, 2 नवंबर 2005 को राष्ट्रीय इस्पात नीति को स्वीकार किया गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट बनता है कि राष्ट्रीय इस्पात नीति जो नेशनल इंडस्ट्री पॉलिसी कब बनाई गई है, 2 नवंबर 2005 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। 2 नवंबर 2005 में अगर हम कहें तो 2 नवंबर के दिन 2005 में केंद्र सरकार द्वारा एक इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए उद्देश्यों को लेकर क्या किया, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई गई। जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हमें उस पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि पॉलिसी किस तिथि और कौन से सन में बनी है और उस पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। छोटे प्रश्न के रूप में 2 नंबर वाले में पूछे जा सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय इस्पात नीति कब बनाई गई, 2 अक्टूबर 2005 को बनाई गई और इसके मुख्य उद्देश्यों पे संक्षिप्त में लिखिएगा। तो इसके मुख्य उद्देश्य 2 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव आता है कि वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड लेवल पर क्या करना है, गुणवत्ता और उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। जो वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी क्वालिटी की बात आती है, वर्ल्ड लेवल पे जो इंडस्ट्री क्वालिटी है और साथ ही जो कॉम्पिटिशन्स है, उस कंपटीशन में हमारा प्रोडक्शन कैसा हो, अच्छा हो और क्वालिटी वाइज भी अच्छा हो और रेट वाइज भी कम हो, तभी हम विश्व में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई और साथ ही 2019-20 तक उत्पादन जो 4 करोड़ 20 लाख टन हो रहा है, उस 4 करोड़ 20 लाख टन को 11 करोड़ टन तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 11 करोड़ टन तक ये प्रोडक्शन बढ़ सके, इस प्रोडक्शन को लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये किया गया। साथ ही हम देखें तो ये जो राष्ट्रीय इस्पात नीति बनी, इस इस्पात नीति के बनने के बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है और जितनी भी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, इस पे वर्क कर रही है ताकि क्या हो, धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ता रहे। इस प्रकार ये हमारा लौह इस्पात उद्योग की संपूर्ण इकाइयां कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लौह इस्पात उद्योग को पूर्ण किया। लौह इस्पात उद्योग के बाद में जो सेकंड इंडस्ट्री है इंडिया का दूसरा बड़ा उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग की हम लोग आज बात करेंगे। एल्यूमिनियम उद्योग क्या है, एल्यूमिनियम जो धातु बनाई जाती है, एल्यूमिनियम धातु किससे बनती है, सबसे पहली चीज ये आती है, जैसे लोह धातु लोह किससे तैयार की जाती है, उसी तरह से एल्यूमिनियम धातु किससे तैयार की जाती है, बॉक्साइट से। बॉक्साइट जो अयस्क होता है उसको शुद्ध करने के बाद में एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। बॉक्साइट को शुद्ध करने के बाद में एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। और एल्यूमिनियम 1 टन एल्यूमिनियम किस तरह बनाया जाता है, पहले हम उस प्रोसेस को समझेंगे ताकि हम उस आधार पे ये समझ सकें कि एल्यूमिनियम अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ स्थापित हुआ है और क्यों हुआ है। इन सब पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ देखें तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए 1 टन एल्यूमिनियम, अगर हमें 1 टन एल्यूमिनियम बनाना है तो कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। 1 टन एल्यूमिनियम के लिए 20 से 40 हजार किलोवाट विद्युत शक्ति, यानी 20 से 40 हजार किलोवाट हमें विद्युत शक्ति की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी पावर हमें नीड होगा। दूसरी चीज होगी हमें 5 लाख टन बॉक्साइड, जो कच्चा धातु है बॉक्साइड, वो 5 लाख टन चाहिए 1 लाख टन एल्यूमिनियम बनाने के लिए। फिर आधा टन चूना भी हमें आधे टन की आवश्यकता होगी और 0.3 टन पेट्रोलियम की आवश्यकता होगी। फिर उसके बाद में 0.13 टन कास्टिक सोडा,
यानी ये सब चीजें जब हमारे पास अवेलेबल होगी उसके बाद हम 1 टन एल्यूमिनियम बना पाएंगे। सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता हो रही है? विद्युत शक्ति की, जो 20 से 40 हजार किलोवाट विद्युत शक्ति जब होगी उसके बाद हम उस जगह आसानी से एल्यूमिनियम बना पाएंगे। और टंगस्टन बॉक्साइट भी अयस्क 5 टन चाहिए। यानी दो चीजें हमारे सामने आती है कि ये उद्योग कहाँ स्थापित होगा। फर्स्ट, जहां विद्युत शक्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोयला और विद्युत शक्ति की पर्याप्त मात्रा या पर्याप्त उपलब्धता इस उद्योग को स्थापित करने में सहायक बिंदु होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसकी नीड है। सेकेंडरी, जो रॉ मटेरियल हमें टंगस्टन बॉक्साइट चाहिएगा, यानी हम 5 टन बॉक्साइट इकट्ठा करते हैं, उसको मॉडिफाई करेंगे तो सिर्फ 1 टन ही एल्यूमिनियम बनेगा। और इसके अलावा चूना पत्थर, पेट्रोलियम और कास्टिक सोडा इसकी नीड होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम उद्योग कोयला या विद्युत शक्ति उत्पादन क्षेत्रों के निकट ही क्यों स्थापित किए जाते हैं। 1 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार देंगे कि एल्यूमिनियम उद्योग कोयला और विद्युत उत्पादन क्षेत्रों के निकट इसलिए स्थापित किया जाता है क्योंकि इस एल्यूमिनियम बनाने में सर्वाधिक जो आवश्यकता होती है वो विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। विद्युत या तो कोयले से तैयार की जाती है या जल विद्युत से तैयार की जाती है। तो यह विद्युत 1 टन कोयले, 1 टन एल्यूमिनियम में 20 से 40 हजार किलोवाट विद्युत शक्ति चाहिए। जब आप इस तरह से पूरा उत्तर देंगे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का उपयोग, एल्यूमिनियम का यूज कहाँ किया जाता है। यह नॉर्मल सी चीज है, ये सबको पता है। सबसे पहली चीज घरेलू बर्तन, हमारे जितने भी कुकर वगैरह ये सब घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं। इसके अलावा बिजली के तार बनाने में भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में, प्रतिरक्षा उपकरण में, रेल के डिब्बे, वायुयान, नाभिकीय कार्यक्रम और फर्नीचर बनाने में। पहले फर्नीचर सिर्फ लकड़ी के ही बना करते थे, धीरे धीरे वर्तमान समय में एल्यूमिनियम का भी इसमें इस्तेमाल होने लगा ताकि उसमें सॉलिडनेस रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम उद्योगों का विकास, यानी एल्यूमिनियम के जो इंडस्ट्री है वो किस प्रकार डेवलप हुई। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम उत्पादन शुरू हो गया था 1886 में। 1886 में सबसे पहले एल्यूमिनियम का उत्पादन शुरू कर दिया गया था भारत में। और फिर उसके बाद में ये जो उत्पादन हो रहा था वो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के थ्रू किया जा रहा था। उसके बाद में 1929 में आयातित एल्यूमिनियम बर्नर के आधार पर कर रहे थे, यानी 1929 में। इस समय अगर हम देखें तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने अपने सुविधा अनुसार उस समय इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था। और इस समय 1929 में वो बाहर से मंगाते माल और फिर जो उन्हें नीड होती उसके हिसाब से वो इस उद्योग को एस्टेब्लिश कर रहे थे। लेकिन अगर हम कहें भारत में सिस्टमेटिक शुरुआत सही तरीके से प्रारंभ होता है 1937 में, 1937 में सही तरीके से इस उद्योग को स्थापित किया गया। और सबसे पहले जेके नगर पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना हुई। जेके नगर पश्चिम बंगाल में इस उद्योग को स्थापित किया गया और एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना हुई, एस्टेब्लिश हुई। विद्यार्थियों, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि जितनी भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है सारी की सारी कोलकाता के पास, चाहे हम लोह इस्पात उद्योग की बात करें या फिर ये एल्यूमिनियम उद्योग की, स्टार्टिंग अंग्रेजों ने कोलकाता से ही की थी। इसी कारण सारी इंडस्ट्री उन्होंने स्टार्टिंग यहीं से लगवाई ताकि यहाँ से माल तैयार करें और ब्रिटेन भेज सके। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े 1937 में एल्यूमिनियम की स्थापना, उद्योग की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई। उसके बाद 1941 में 1941 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ने विदेशों से आयातित जो माल था विदेशों से आयात करते और उस एल्यूमिनियम के माल से क्या बनाने लगे, एल्यूमिनियम की चादरें बना के उन्होंने सप्लाई करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे इसका विकास होने लगा और वर्तमान कंडीशंस में अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में कहाँ ये चीज डेवलप हो चुकी है। हीराकुंड, रेनकोट, यूपी, उत्तर प्रदेश में, मद्रास में एल्यूमिनियम कंपनी यानी MALCU, यानी ये विभिन्न जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रियां डेवलप हो रही है अलग अलग कंपनियों के थ्रू डेवलप की जा रही है। जैसा कि हम मैप पे समझ सकते हैं, रेनकोट दिया हुआ बर्नपुर, हीराकुंड यहाँ यूपी में, यहाँ पर भी है मुंबई, पुणे, कोयना, बेलगांव, चेन्नई, यानी यहाँ ये इंडस्ट्री इस तरह से डेवलप हुई है। और साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरबा
कोरबा जो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ या रेनकोट के पास में यहीं इसी जगह छत्तीसगढ़ एरिया में कोरबा है। और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी ये जो कोरबा वगैरह ये क्षेत्र किसमें आता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO, जो कि 21 लाख टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता है, 21 लाख टन एल्यूमिनियम एवरी ईयर ये डेवलप कर रहे हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है, दामनजोड़ी उड़ीसा, दामनजोड़ी उड़ीसा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना यहीं पे स्थापित है। और इसके अलावा 2008 में वेदांता एल्यूमिनियम कारखाना भी स्थापित किया गया। ये तो हुई एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की बात कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ डेवलप हो रखी है। जैसे ही हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रोडक्शन, उत्पादन क्या है, उत्पादन एवं व्यापार। उत्पादन और व्यापार की दृष्टि से देखें 2011-12 में 16.71 लाख टन प्रोडक्शन किया जा रहा था इन उद्योगों द्वारा, और 2014-15 में 3.96 मिलियन टन हो गया। यहाँ ये लाख टन में है, ये मिलियन टन में प्रोडक्शन बढ़ गया। और जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में, एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, उत्पादन में दूसरा स्थान है, और एल्यूमिनियम के उपभोग में हम यूज कितना करते हैं उस आधार पे हमारी थर्ड पोजीशन है। और बॉक्साइट भंडारण की अगर हम बात करें, हमारे पास बॉक्साइट भंडारण की क्षमता कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी 5th पोजीशन है, 5वें पोजीशन पे है। ये तो हुआ एल्यूमिनियम उद्योग क्या है, किस तरह से यहाँ डेवलप हुआ है, कौन कौन सी यहाँ पे कारखाने हैं। उसके बाद में आ रहा है कि एल्यूमिनियम उद्योग के सामने हमारी समस्याएं क्या आ रही है। प्रेजेंट टाइम की बहुत सारी समस्याएं आ रही, उन प्रॉब्लम्स को हम वेरी शॉर्ट में देखें। सबसे पहली चीज है विदेशी व्यापार से प्रतिस्पर्धा। विदेशों में जो प्रोडक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम, उसके बेस पे हमारा जो प्रोडक्शन है उससे हमारा जो कंपटीशन है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग नहीं फाइट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है और हमारी जो रेट है वो विदेशों की रेट वाइज हमारी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आती है। दूसरा है विदेशी निर्यात वृद्धि में असमर्थ हमारा, यानी ये घरेलू विशाल घरेलू बाजार, इन पॉइंट्स को हम कनेक्टेड करके देखें। विशाल घरेलू बाजार यानी हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी अधिक है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यहीं पे खपत हो जाती है, तो हम विदेशों में हम क्या कर रहे हैं, निर्यात करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन होता है यहीं कंज्यूम हो जाता है। और विदेशी व्यापार हम तब बढ़ा पाएंगे जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाए या हमारी पॉपुलेशन कम हो और इसका यूज कम करें। फिर साथ ही विदेशों की जो व्यापार की तुलना हम करें तो हमारी जो लागत पूंजी है, लागत कोस्ट है जो बहुत हायर है, इस कारण हम कंपटीशन में टिक नहीं पाते हैं। और साथ ही यहाँ अगर हम बात करें शक्ति के साधनों का विकेंद्रीकरण, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनर्जी पावर सोर्सेज हैं उनको अलग अलग विकेंद्रीकृत किया गया है। विकेंद्रीकृत है, वो केंद्रीकृत होते तो हम लोग कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। ये हुई एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना, उसकी कहाँ कहाँ इंडस्ट्री ब्रांचेज है। कल नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण के कारण और फिर अगली इंडस्ट्री पे बात करेंगे। थैंक यू।